बच्चों नमस्कार। आज हम लेक्चर 31 के टॉपिक को 32 में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ हम फिर से आगे देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में और कितनी वैरायटी हो सकती हैं। अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण के पहले भी हमने मूल निकाले थे और रूट्स के आधार पर उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स के आधार पर उसका सॉल्यूशन तय होता है। सो नाउ कंसीडर इक्वेशन जो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट nth ऑर्डर का होमोजेनियस इक्वेशन कंसीडर करेंगे। उसके लिए हम देखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन हैविंग इमेजिनरी रूट्स। इसके पहले हमने बात की थी कि ऐसे रैखिक अचर गुणांकों वाले ऐसे रैखिक अवकल समीकरण जिनके मूल वास्तविक होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं, रियल एंड डिफरेंट होते हैं, रिपीटेड रूट्स होते हैं, रियल एंड रिपीटेड रूट्स होते हैं, या आपके रेशनल वैल्यूज़ के अतिरिक्त यदि इरेशनल वैल्यूज़ है रूट में जो रूट के फॉर्म में आती है तो उनके लिए हमने सॉल्यूशन निकाले थे। नाउ कंसीडर ए डिफरेंशियल इक्वेशन मान लीजिए हम अवकल समीकरण एफ डी बाई इक्वल डी एस टू एन प्लस ए वन डी एस टू एन माइनस वन प्लस ए टू डी एस टू एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन ए एन वाई इक्वल ज़ीरो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है पर विचार करते हैं। फॉर विच द ऑक्सिलरी इक्वेशन is fm equal m raised to n plus a1 m raised to n minus 1 plus a2 m raised to n minus 2 plus and so on an equals 0 that this equation is 2। तो यहाँ जैसे आपने देखा डी सिम्बल्स के लिए हम पहले भी बात कर चुके हैं। डी स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन आर डिफरेंशियल ऑपरेटर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब यहाँ जैसे एफ एम इक्वल ज़ीरो गिव्स अस सम इमेजिनरी रूट अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। Then y equal c1 e raised to alpha plus I beta x plus c2 e raised to alpha minus I beta x is a part of solution of इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ देखिए हम y को भी नाउ लेट इक्वेशन नंबर 3। सो 3 implies y कैन बी रिटन एज यहाँ से e raised to alpha x कॉमन है तो हम लिख सकते हैं दिस इज c1, दिस इज अवर कैपिटल c1, सो दिस इज c1 e raised to alpha x cos of beta x plus I sin of beta x as e raised to ix is cos x plus I sin x plus c2 e raised to alpha x cos of beta x minus I sin of
बीटा एक्स, और इसी को हम लिख सकते हैं कि दिस इज ई इज टू अल्फा एक्स C1 प्लस C2 कॉस ऑफ बीटा एक्स. तो लेट इट रिप्लेस C1 प्लस C2 बाई small c1. So this is c1 cos beta x. Similarly, replace c1 capital C1 minus capital C2 by small c2. So this is sin beta x, where c1 plus c2 is small c1 and c1 minus c2 is small c2. So this is part of solution of given equation number 1. तो यदि आपके मूल आपको जो इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, मान लीजिए अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन होगा y इक्वल ई एस टू अल्फ़ा एक्स इंटू C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स. इसको सम कैलकुलेशन से हम ये भी लिख सकते हैं कि y इक्वल C1 ई एस टू अल्फ़ा एक्स कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस C2, और y इक्वल C1 ई एस टू अल्फ़ा एक्स साइन ऑफ बीटा एक्स प्लस C2 विथ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन फॉर कांस्टेंट C1 एंड C2. यदि हम C1 को लिखें सम कांस्टेंट A कॉस B और C2 को लिखें हम A साइन B, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ कॉस ऑफ ए प्लस बी का. तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं. इसी प्रकार इसको कांस्टेंट को प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के बाद हम इस फॉर्म में भी ला सकते हैं. तो यदि रूट अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इन तीनों सॉल्यूशन में से हम किसी एक को भी लिख सकते हैं. तो ये हुआ इमेजिनरी रूट्स के लिए. तो कम टू सम प्रॉब्लम for imaginary root. So problem number 1, imaginary roots के लिए हम कुछ सवाल करेंगे काल्पनिक मूलों के लिए कि solve d क्यूब बाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 8 बाई इक्वल 0, और बी में राइट डी क्यूब माइनस 8 वाई इक्वल 0. So come to solution for auxiliary equation. This is m cube minus 8 equal 0, which implies m minus 2. This is a cube minus b cube. So we may write m minus 2 into m square plus 2m plus 4 equals 0. So this implies either m equal to or m equal quadratic equation के लिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a. सो इट इज़ -1 प्लस माइनस 4 माइनस 16 कितना हुआ -12. सो रूट ऑफ -1 इज i एंड रूट ऑफ 12 इज 2√3. 2 डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा -1 प्लस माइनस i√3. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन is given by y equal c1 e is to first root रियल है, so c1 e is to 2x प्लस सेकेंड रूट चूँकि इमेजिनरी है तो इसके करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे अल्फ़ा की जगह -1 है और बीटा की जगह √3 है. सो बी में राइट हियर आप इसी सॉल्यूशन को ले लें कि बाई इक्वल ई एस टू अल्फ़ा एक्स. सो दिस इज ई एस टू अल्फ़ा एक्स. एल इन प्लेस ऑफ अल्फ़ा वी हैव टू पुट 1. सो 1 इंटू एक्स इंटू अब चूँकि कॉन्स्टेंट C1 ले चुके हैं इसलिए हम लिखेंगे C2 कॉस ऑफ बीटा एक्स. बीटा इज √3x प्लस नेक्स्ट कॉन्स्टेंट C3 साइन ऑफ बीटा एक्स एंड बीटा इज √3. अब मैंने आपको चूँकि बताया था हम इन फॉर्म को भी उपयोग कर सकते हैं. ओके, तो आर सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं C1 इज टू 2x
प्लस ई एस टू अल्फा एक्स, नो नेक्स्ट कांस्टेंट ले लें हम पहले C2, सो C2 ई एस टू अल्फा एक्स दैट इज ई एस टू माइनस एक्स कॉस ऑफ बीटा एक्स रूट 3x प्लस C3, चूँकि ऑर्डर 3 है इसलिए कांस्टेंट की संख्या 3 ही होनी चाहिए। आर वाई इक्वल C1 इज 2x प्लस, अब हम साइन के फॉर्म में लिखते हैं, सो दिस इज C3 इज टू माइनस एक्स साइन ऑफ बीटा एक्स दैट इज रूट 3x प्लस C3। तो ये तीनों जो आंसर हैं आपके, जैसे हम इसको दे दें नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये तीनों सेम आंसर हैं, है ना। इसको हमने किसी को कॉस के फॉर्म में लिखा केवल, किसी को साइन के फॉर्म में लिखा, और फर्स्ट सॉल्यूशन को लिखा हमने कॉस एंड साइन बोथ। तो तीनों सॉल्यूशंस में से आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, d⁴ प्लस m⁴ y इक्वल 0, ये इसे हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो सॉल्यूशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इज, अब यहाँ m पहले से दिया हुआ है इसलिए हम d⁴ को d⁴ ही लिख लेते हैं प्लस m⁴ इक्वल 0। यहाँ से हमें देखेंगे आप कि d⁴ कैन बी रिटन एज d² होल स्क्वायर प्लस दिस इज m² होल स्क्वायर, तो दिस इज a² प्लस 2ab, सॉरी प्लस b², यहाँ यदि प्लस 2ab होता है ओके तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, नहीं है तो इसलिए हम इसको ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि फर्स्ट सम जो है अंडरलाइन है ये तो परफेक्ट स्क्वायर है d² प्लस m² होल स्क्वायर, और जो सेकंड टर्म है इसको भी स्क्वायर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, दिस इज माइनस रूट 2 इंटू md होल स्क्वायर इक्वल 0। अब ये आपका बाइनोमियल फॉर्म है अलजेब्रा का, a² माइनस b², सो a² माइनस b² कैन बी रिटन एज a माइनस b इंटू a प्लस b, सो दिस इम्प्लाइज d² माइनस रूट 2 md प्लस m², दिस इज a माइनस b। एंड नाउ कम टू a प्लस b, हमने इसको रीअरेंज भी किया है, सो a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल 0। So this implies d² minus root 2 md plus m² equals 0 and d² plus root 2 md plus m² equal 0. So first equation implies d equal minus b, that is plus root 2 plus minus, सॉरी m भी साथ में है, सो माइनस b, क्वाड्रेटिक में b की जगह माइनस रूट 2m है, तो माइनस b प्लस माइनस b² दैट इज 2m² माइनस 4ac, d का कोफिशिएंट 1 है, सो 4ac इज माइनस 4m² अपॉन 2 इंटू 1, और सेकंड से सेकंड में केवल माइनस का साइन है अंतर, सो माइनस रूट 2m प्लस माइनस 2m² माइनस 4m² by 2a. So this implies d is 2 से डिवाइड कर देते हैं, so this is m by रूट 2 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 2m², so this is m रूट 2, रूट ऑफ माइनस 1 is I, so m root 2 upon 2, so this is m by root 2. Similarly यहाँ हमें इसको m गलत लिखा है, इसको हमें d लिखना चाहिए, d की वैल्यूज निकालने, एंड सेकेंड इक्वेशन से d इज माइनस m अपॉन रूट 2 प्लस माइनस I
m अपॉन रूट टू। चूँकि इमेजनरी रूट्स हैं, सो हैंस द required solution is y इक्वल, पहले हम फर्स्ट के लिए लिखते हैं जो आपके फर्स्ट रूट्स मिले इमेजनरी, ओके, देन सेकंड के लिए लिखेंगे हम, सो सेकंड आपका जो आपको सेकंड हमने इलिप्टिकल बनाया है इसके लिए, तो लेट इट फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। सो बाई इक्वल ई रेज टू अल्फा एक्स, अल्फा की जगह एम अपॉन रूट टू इंटू सी वन कॉस ऑफ बीटा एक्स, दिस इज एम बाई रूट टू एक्स प्लस सी टू साइन ऑफ बीटा एक्स। तो जो फर्स्ट हमने पार्ट देखा था इमेजनरी रूट्स का उसके लिए है ये, एंड देन सेकंड के लिए ई रेज टू माइनस अल्फा एक्स, दिस इज माइनस एम अपॉन ई रेज टू अल्फा एक्स, दैट इज माइनस एम अपॉन रूट टू एक्स, सी थ्री कॉस ऑफ एम अपॉन रूट टू एक्स प्लस सी फोर साइन एम अपॉन रूट टू एक्स। तो ये हुआ आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम जो थी रूट्स हमें निकालना, यदि कॉम्प्लेक्स रूट्स रिपीट होते हैं तो जैसे कि रियल रूट्स रिपीट होते थे वैसे कॉम्प्लेक्स रूट्स भी रिपीट हो सकते हैं, तो उनके लिए भी हमारा जैसे तरीका रियल रूट्स के लिए था जैसे उसी का पैरेलल रियल रूट्स के लिए भी है। सो सॉल्व डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 whole square into d minus 2 by equal 0. So auxiliary equation for given differential equation is m square plus replace dy m, कोफिशिएंट ऑफ y में आप d को m रख दीजिए और 0 से इक्वेट करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज m इक्वल प्लस 2 और m इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज आई रूट 3 अपॉन 2a। सो दिस इज रिपीटेड ट्वाइस, मतलब आपकी इमेजिनरी वैल्यू यहाँ रिपीट हो रही है। सो हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, देयरफॉर solution is given by y equal c1 e raised to real root m equal to है, so e raised to alpha x प्लस, अब यहाँ रूट रिपीट हो रहे हैं तो पहले तो e raised to माइनस अल्फा एक्स, चूँकि e raised to अल्फा एक्स अल्फा है माइनस 1/2, सो e raised to अल्फा एक्स, देन c1 कॉस बीटा एक्स की जगह लिखेंगे हम c1 प्लस c2 कॉस ऑफ बीटा एक्स, चूँकि c1 हम पहले ले चुके हैं इसलिए कांस्टेंट लिखेंगे c2 प्लस c3 एक्स कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस c4 प्लस c5 एक्स साइन ऑफ बीटा एक्स। तो ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है यदि इमेजिनरी रूट्स रिपीट होते हैं। अभी हम लोग जो भी इक्वेशंस देख रहे थे उनमें डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने देखा कि राइट हैंड साइड में ज़ीरो था, जैसे ये इक्वेशन हम जो कंसीडर कर रहे थे यहाँ भी राइट हैंड साइड में ज़ीरो है, मतलब ये होते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस की बात करेंगे जिससे कि हमें सॉल्यूशन कुछ नए तरीके से सॉल्यूशन निकालना होगा। सो लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल
equation with constant coefficients. So अब देखिए नॉन होमोजेनियस मतलब राइट हैंड साइड में जीरो नहीं होगा, देयर विल बी सम फंक्शन ऑफ एक्स. सो लेट द गिवन नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हम इसको लिख देते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE ऑफ nth ऑर्डर. मान लीजिए nth ऑर्डर का nवीं कोटि का जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रैखिक अवकल समीकरण है और असमघातीय है, वो है dny अपॉन dx⁴n प्लस a1 dn minus y upon dx⁴n minus 1 plus a2 dn minus 2y upon dx⁴n minus 2 plus and so on a n minus 1 dy upon dx plus an by equal q. तो अभी तक होमोजेनियस में क्या होता था कि इन प्लेस ऑफ क्यू वहाँ ज़ीरो होता है. बस ये बेसिक डिफरेंस है होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस में. और जो कांस्टेंट्स वहाँ होते थे कि वेयर a1 a2 वही कांस्टेंट्स यहाँ पे हैं. a1 a2 an आर कांस्टेंट्स एंड q is a function of x. तो जैसे कि हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन निकालते थे, अभी तक हमने निकाले थे, वैसे हम इसको पहले दो पार्ट में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे. पहले हम इसको होमोजेनियस बनाएंगे. सो होमोजेनियस बनाने के लिए कि द फर्स्ट स्टेप इन फाइंडिंग द जनरल सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 is finding the general solution of the corresponding homogeneous equation. So let corresponding homogeneous equation of 1 is, this is dn plus a1 है यहाँ. सो a1 dn minus 1 plus a2 dn minus 2 plus and so on an minus 1d plus an y equals 0. मतलब q की जगह हमने यहाँ 0 लिया. अब इसके सॉल्यूशन का तरीका कैसे होगा, वही जो पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हुए आए थे वैसे इसके सॉल्यूशन का तरीका होगा. सो लेट सॉल्यूशन ऑफ सेकंड इज y, इसका हम नोटेशन लेते हैं बाई सी. सो बाई सी इक्वल c1 f1x प्लस c2 f2x. मान लीजिए इसका ये सॉल्यूशन है. डिफरेंशियल इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन है बाई सी इक्वल c1 f1x प्लस c2 f2x प्लस एंड सो ऑन प्लस cn. सॉरी यहाँ हम cn हमने छोड़ दिया लिखना लास्ट में, तो यहाँ से हम फिर से लिखते हैं cn fnx. nth ऑर्डर है, n कॉन्स्टेंट्स होंगे. तो लेकिन अब q के लिए भी एक हमें सॉल्यूशन निकालना है. तो जो सेकंड स्टेप में होगा वी अटेम्प्ट टू फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन बाय p. नाउ बाय p is defined by, that is particular solution of particular integral is defined by p equal 1 upon f d of q.
तो यहाँ से आप देखेंगे इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, लेट अस डिनोट इट बाय एफ डी बाई। तो ये जो विद इन ब्रैकेट जो है दिस इज फंक्शन ऑफ डी है, तो हमने इसको एफ डी से डिनोट किया है। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जो आपका इक्वेशन है ये, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज एफ डी वाई, सो वी हैव एफ डी बाई इक्वल क्यू। तो सो बाई पी जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन दैट इज गिवन बाय क्यू अपॉन एफ डी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और यही आपका होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो देयरफॉर सॉल्यूशन इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिए गए असमघातीय रैखिक अवकल समीकरण जिसके जो गुणांक हैं वह अचर हैं, उसका सॉल्यूशन हम देंगे। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज गिवन बाय y इक्वल वाई सी प्लस वाई पी, where yc is called complementary function, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के द्वारा आप सॉल्यूशन निकालते हैं उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और बाई पी को कहते हैं, बाई पी इसे कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसी को हम लिख सकते हैं दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो प्रोसेस आपकी जो पहले थी होमोजेनियस इक्वेशन के लिए कि आप पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे, वही प्रोसेस यहाँ भी होगी। आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे और जो सॉल्यूशन मिलेगा उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके बाद आप निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल विच इज़ डिफाइंड बाई 1/f(d) क्यू। यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि डी स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन एंड सो 1/d स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड वाइस वर्सा। डी चूँकि अवकल गुणांक के लिए लिखा जाता है, अवकलन के लिए रिप्रेजेंट करता है, इसलिए 1/d समाकलन के लिए, क्योंकि समाकलन और अवकलन दोनों एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस हैं। तो ठीक है बच्चों, इसके लिए हम कुछ प्रॉब्लम से सिंपल प्रॉब्लम देखेंगे। उसके पहले हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे किसी सिंपल फंक्शन के लिए। सो फाइन, इसको हम एक यहाँ क्वेश्चन जैसा रखते हैं कि फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d माइनस अल्फ़ा आप क्यू। मतलब डी की जगह क्या है, एफ डी की जगह है डी माइनस अल्फ़ा है। तो चूँकि ये कई तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं अलग अलग फंक्शन के लिए, तो एक हम सिंपल फंक्शन लेके चले जिसको हम प्रूफ कराएंगे, बाकी के लिए हमारे प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं। सो लेट 1/d माइनस अल्फ़ा आप क्यू इक्वल v। सो एक ऑपरेटर d माइनस अल्फ़ा हम अप्लाई करते हैं। सो d माइनस अल्फ़ा को अप्लाई करते हैं 1/f ऑफ d माइनस अल्फ़ा q इक्वल d माइनस अल्फ़ा ऑफ v। तो आपने देखा है ये d माइनस अल्फ़ा भी डिफरेंशियल ऑपरेटर है, क्योंकि d डिफरेंशियल ऑपरेटर है। सो 1/d माइनस अल्फ़ा और d माइनस अल्फ़ा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो रिवर्स ऑपरेटर हैं, इसलिए एक दूसरे का ऑपरेशन न्यूट्रल करेंगे, है ना। तो यहाँ में मिलेगा q इक्वल नाउ आवर d इज d अपॉन dx माइनस अल्फ़ा ऑफ v विच इज़ dv अपॉन dx माइनस अल्फ़ा v। सो दिस इज dv by dx minus alpha v equal q, where q is a function of x, so which is linear in v. Linear that means first order first degree linear differential equation, जो हम पहले भी पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं।
So its integrating factor is given by integrating factor of 2 is given by इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक बराबर e⁻⁻ अल्फा dx. So this is e⁻ alpha, integration dx is x. So this is our integrating factor, and solution of 2 is 2 is linear in V, so therefore V into integrating factor, V into integrating factor equal Q into integrating factor dx. This implies, चूँकि हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में किसी भी सॉल्यूशन के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हम आर्बिट्री कांस्टेंट ले चुके होते हैं, इसलिए यहाँ जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है 2, यहाँ पहले हम लिखते थे प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c, यहाँ हम कांस्टेंट इंटीग्रेशन c नहीं लेंगे, क्योंकि जितने भी कांस्टेंट्स की ज़रूरत होती है वो ऑर्डर पे डिपेंड करता है, और वो सभी कांस्टेंट्स हम जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के द्वारा वहाँ हम लिख चुके होते हैं। जैसे हमने लिखा y इक्वल c1 c2 अप टू cn, मतलब n कॉन्स्टेंट्स हम ले चुके, और इसका ऑर्डर देखेंगे आप डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये भी n है, इसलिए हम ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, यहाँ हम कॉन्स्टेंट्स नहीं लेते हैं। ओके, सो v into integrating factor is e⁻ alpha x equal q, and q into e⁻ alpha x dx. So this implies our v is 1 upon d minus alpha of q. So this is 1 upon d minus alpha of q, और e⁻ x से हम इसको राइट में ले जाएंगे -α(x) को, इट इज़ e⁻x, अब q इंटू e⁻x dx. तो ये आपने सॉल्यूशन निकालने का तरीका देखा कि पर्टिकुलर इंटीग्रल में जो 1/d−α है, हम उसको इस प्रकार से लिखकर उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम इसमें कुछ क्वेश्चन देखना चाहेंगे कि now come to problem number 1. Solve d square minus 3d plus 2y equal e⁻²x. सो चूँकि आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के सॉल्यूशन आपने बहुत निकाले हैं, तो हम देखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 सपोज है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इज m² माइनस 3m प्लस 2, मतलब जो y के कोफिशिएंट है उसमें हमने d को m से रिप्लेस किया और 0 से इक्वेट किया। सो दिस इम्प्लाइज m इज +1 n +2. सो देयरफॉर अब यहाँ हम सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, तो एक के सॉल्यूशन का पूरा खल जो है वह CF है, CF इक्वल C1 e⁻x दैट इज़ 1 into x प्लस C2 e⁻2 into x. तो ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पार्टिकुलर इंटीग्रल पूरा खल है ना, इसको पूरा खल कहते हैं. सो पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल e⁻2x अपॉन fd. fd क्या है आपका, दिस इज d-1 इंटू d-2. इसे लिख सकते हैं 1/d-2 बाई 1/d-1 e⁻2x. अब आप इसको कंपेयर करें, जो हमने यहाँ फॉर्मुलेशन किया था, फार्मूला निकाला था. तो
1/d-2 इसको एज इट इज़ रखें, अल्फ़ा की जगह कंपेयर करें तो यहाँ -1 है, तो ये होगा अल्फ़ा की जगह 1 है, सॉरी, तो e⁻α x, तो माइनस अल्फ़ा -1 है, तो अल्फ़ा कितना होगा, यहाँ e⁻α मतलब हम e⁻α x मतलब की जगह e⁻1 × x बाहर लिखेंगे और e⁻x अंदर लिखेंगे, और q आपका पहले से है e⁻2x dx। तो दोनों को कंपेयर किया होगा आपने कि d-α, यहाँ है d-1 है, तो अल्फ़ा की जगह हो गया 1, सो e⁻1x और q e⁻α x dx। So this is 1/d-2 e⁻x e⁻x plus 2x, this is e⁻x dx, and integral of e⁻x is e⁻x, so it is 1/d-2 e⁻2x। अगेन ये फार्मूला हम फिर से अप्लाई करेंगे, सो it is e⁻2x integration of e⁻2x into q is e⁻2x dx, so e⁻2x integration of e⁻0, that is 1 dx, so integration dx is x, so particular integral is x into e⁻2x, so required solution जो समीकरण का चाहा गया हल है, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y = cf plus pi। हियर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज c1 e⁻x plus c2 e⁻2x plus particular integral is x e⁻2x। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1। इसमें एक प्रॉब्लम और हम देखना चाहेंगे कि जो ब्राइट या प्रॉब्लम आपको मिले, सॉल्व d² plus a² into y equal sec ax। so this equation is number 1 solution। so here auxiliary equation of first is m² plus a² equal 0, which implies m is plus minus I into a। so complementary function is e⁻x, that is 0, अल्फा की जगह 0 है, we may write 0 plus minus ia, so e⁻x c1 cos of beta x plus c2 sin of beta x, so it is c1 cos of ax plus c2 sin of ax। now particular integral is given by 1/d² plus a² sec ax। अभी आपने देखा था कि जब हमने फार्मूला निकाला था वो फार्मूला किसके लिए था, लीनियर फैक्टर के लिए था, तो ये लीनियर फैक्टर नहीं है, 1/d² plus a² है, तो पहले तो इसके फैक्टराइज करेंगे लीनियर फैक्टर की फॉर्म में। तो लीनियर फैक्टर्स में हम एक ही प्रकार से कर सकते हैं कि d - ia इंटू d plus ia ऑफ sec ax, और यहाँ आप पार्शियल फ्रैक्शन ले सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमने काफ़ी आसान तरीके पहले देखे हैं कि फर्स्ट राइट d - ai और आई एक ही बात है, और सेकंड लिख ली d plus ai, ओके, और यहाँ राइट में sec ax। अब हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे कि न्यूमरेटर में कांस्टेंट a और b क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट आप देखिए कि इस फैक्टर के लिए वैल्यू निकालना है a की, तो इसको छोड़ दीजिए, सेकंड फैक्टर को 0 से इक्वेट कीजिए, इस सेकंड फैक्टर को, तो मतलब d को रखना है -ia, तो ये होगा 1/d²
माइनस आई ए, चूँकि हम केवल इसमें नहीं रखेंगे माइनस आई ए, बाकी में रखेंगे। इसी प्रकार आप सेकंड फैक्टर के लिए निकालेंगे जब आई डी प्लस ए आई के लिए कांस्टेंट की वैल्यू, तो सेकंड फैक्टर में दैट इज़ ये जिसको हम और डार्क कर रहे हैं, तो सेकंड फैक्टर में आप वैल्यू न रख के डी इक्वल माइनस आई ए आप फर्स्ट फैक्टर में रखेंगे। सो ये होगा माइनस 1/2IA। देखिए हमने कुछ गलत किया है यहाँ कि फर्स्ट फैक्टर के लिए जब डी इक्वल आई रखेंगे तो 1/, ये होगा 2IA। फिर से देखिए कि हम इसको अनडू करते हैं सभी के लिए, आपको जल्दी आसानी से समझ में आएगा। ओके, हम इसके लिए कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। सो दिस इज sec ax। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे जब हम d माइनस आई के लिए निकालेंगे, दैट इज़ इसको आप 0 मान लीजिए, इसका मतलब ये होगा कि d इक्वल आई ए। तो आप इस फैक्टर को छोड़ के सेकंड फैक्टर में और न्यूमेटर में d को आई ए रख दीजिए, तो न्यूमेटर में 1 है, सो दिस इज़ 1/d की जगह आई ए रिप्लेस किया, सो 1/2IA। फिर बीच में आप प्लस साइन लीजिए, ये सेकंड फैक्टर के लिए करें कि जब हम d प्लस आई को 0 रखेंगे तो d कितना होगा माइनस आई ए, सो 1/-IA माइनस आई ए, सो दिस इज -1/2IA। और एक को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, तो यहाँ से देखेंगे 1/2IA कॉमन है, तो होगा 1/d माइनस ए आई माइनस 1/d प्लस ए आई sec of ax। so let this is 1/2IA I1 minus I2, तो where I1 equal 1/d minus AI sec ax। अब इसको पिछले फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे जिससे हमने पहले किया था कि लीनियर फैक्टर मिल गया है, और लीनियर फैक्टर के लिए ये फार्मूला आपने ड्राइव किया था पहले। सो 1/d माइनस अल्फा क्यू इक्वल इज टू अल्फा एक्स। सो हियर वी हैव इज टू आई ए एक्स इंटीग्रल ऑफ इज टू माइनस आई ए एक्स इंटू सेक ए एक्स डी एक्स। So it can be written as e is to I ax, sec x को लिख सकते हैं हम 1/cos ax। whereas आप देखेंगे आपने पहले भी पढ़ा है कि e is to I थीटा इक्वल cos थीटा प्लस I sin थीटा, तो इसको हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ कि जिससे नीचे वाले से कोसाइन पार्ट कैंसिल होगा। सो इट कैन बी रिटन एज, यदि माइनस आई थीटा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो दोनों के लिए फार्मूला वही है कि cos माइनस आई एक्स कैन बी रिटन एज, सॉरी ई एस टू माइनस आई एक्स कैन बी रिटन एज cos एक्स माइनस आई साइन ए एक्स डी एक्स। सो इट इज़ ई एस टू आई ए एक्स इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस, आज इसको हम प्लस लिख लेते हैं, 1 प्लस आई माइनस ए साइन ए एक्स अपॉन ए कॉस ए एक्स, ए कैंसिल होकर बैलेंस हो जाएगा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि कॉस एक्स डिफरेंशियल है माइनस ऑफ साइन ए एक्स इंटू ए, तो इंटीग्रेशन आसान होगा ये। सो दिस इज ई एस टू आई ए एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 इज एक्स प्लस आई अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, ई एस टू आई ए एक्स इंटू 1 अपॉन माइनस ए साइन ए एक्स अपॉन कॉस एक्स, इंटीग्रेशन हुआ लॉग ऑफ कॉस ए एक्स। ओके, तो चाहे तो आप इसको कॉमन भी रख सकते हैं इज टू आई एक्स के लिए। ओके, तो ये आपको, या इसको हम पास में भी लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आई अपॉन ए लॉग ऑफ कॉस ए एक्स। तो ये इंटीग्रेशन आपने निकाला I1 के लिए बाय सिमेट्री। ओके,
सिमिलरली हम I2 निकाल सकते हैं। देखिए I1 और I2 में क्या अंतर है, केवल d माइनस आई है और यहाँ d प्लस आई है। मतलब यदि हम I को माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे तो आपका सेकंड वाला फैक्टर मिल जाएगा। तो आप यहाँ I को चेंज कर दीजिए माइनस आई से, सो इट विल बी माइनस आई ए एक्स एक्स माइनस आई को फिर रिप्लेस किया माइनस आई से, लॉग ऑफ कॉस ए एक्स। ओके, तो I1 और I2 के वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन वी हैव पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल 1/a x sin ax प्लस 1/a log of cos ax इंटू cos ax। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि x यहाँ से कॉमन मिलेगा। ओके, 1/2 से हमें डिवाइड करना है तो वो i भी कैंसिल होगा और कुछ कैलकुलेशन के बाद ये हमें प्राप्त हो गया। चाहे तो आप इसको कैलकुलेट करके लिखिए कि I1 माइनस I2, इस I1 माइनस I2 करने के बाद 2ia से डिवाइड कीजिए। तो I1 माइनस I2 में देखेंगे कि जिससे हमने कहा e⁻⁴ इज कॉस ऑफ ax प्लस आई साइन ऑफ ax है, और तो e⁻⁻⁴ है, आई को रिप्लेस कर दीजिए माइनस आई से, सो इट विल बी माइनस आई साइन ax। तो यहाँ से आप देखेंगे कि e⁻⁴ माइनस e⁻⁻⁴ इज 2i साइन ax। तो यहाँ जब आप डिवाइड कर रहे थे 1/2 से, तो आप देखेंगे कि 2i कैंसिल होगा, बचेगा क्या 1/a, और e⁻⁴ माइनस e⁻⁻⁴ इज सिंपली साइन ax। इसी प्रकार आप सेकंड में देखेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो प्लस 2i/a होगा, तो 2i कैंसिल होगा, सो 1/a, हियर मीन्स ओनली 1/a। लॉग ऑफ कॉस ax कॉमन है और e⁻⁴ प्लस e⁻⁻⁴। अब इनको हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, आपका माइनस वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा cos ऑफ ax। तो यहाँ सेकंड पार्ट में cos ऑफ ax होगा। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट is given by y इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF प्लस PI। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने जो निकाला था वह आप रख देंगे कि C1 cos ax प्लस C2 sin ax, और पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आपने निकाला है इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालेंगे, रख देंगे, सो दैट विल मेक ए कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यह दिए गए अवकल समीकरण का पूर्ण हल होगा। ओके, थैंक यू।